किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है दोस्त? ये आप लोग का क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है हमारे छोटे भाइयों। देखिए, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो टोन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है भैया कि ध्वनि का वेग होता है? तो देखिए, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, गलत हो जाएगा। सर्दी और गर्मियों में एक समान, गलत। मौसम पर निर्भर नहीं, गलत। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्वनि का वेग होता है तो भैया सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है ध्वनि का। ध्यान रखिएगा, ध्वनि का तरत्व जो है निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। एएलपी टेक्नीशियन 2018 का ये भी क्वेश्चन है आप लोगों का। जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों, आप लोगों को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के लिए टॉप 40 क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, आज मैंने आप लोगों के लिए टॉप 40 ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं साथियों। तो आप लोग को जो रोजाना क्लासेस में 30 क्वेश्चन देखने को मिले थे, आज आप लोग को साथियों 40 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा और इस वीडियो पर कम से कम 1000 व्यू लाइएगा, तब आप लोगों के लिए रोजाना प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन को ऐड किए जाएंगे। नहीं तो फिर से कल से आप लोगों का 30 ही क्वेश्चन ऐड किया जाएगा साथियों, इसे ध्यान में रखिएगा। तो इस वीडियो को अगर आप लोग की तरफ से सपोर्ट मिलता है तो हम भी आप लोग के लिए रोजाना 40 जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आएंगे। साइंस एंड जीके जीएस का भी 40 क्वेश्चन आप लोग को आज से स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, साइंस का टॉप 40 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 62 को। बता दें साथियों, सेट नंबर 62 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने 61 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। और जितने भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए, हम उनको ये बतलाना चाहते हैं दोस्त, हम आप लोगों को कुछ इस प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। दूसरा, टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चन, टीसीएस का क्वेश्चन हो गया, फिर से प्रीवियस का क्वेश्चन हो गया, टीसीएस का हो गया, उसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसलिए क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन में स्पेशली एनसीईआरटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो इन तीनों का हम आप लोग को अभी हम कवर सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आते हैं। एक सेट में आप लोग का टोटल 30 क्वेश्चन रहता है, मगर आज से 40 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं साथियों। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा। अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिला तो कल से रोजाना आप लोगों के लिए 40 ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो कि एएलपी टेक्नीशियन में, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, उसके साथ टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन क्योंकि टीसीएस आप लोग की रेलवे के एग्जाम कंडक्ट कराएगी, उसके साथ साथ एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन क्योंकि एनसीईआरटी से एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप लोग रेलवे में किसी भी जॉब के लिए फॉर्म को फिलअप किए हैं तो आप लोगों के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। आप लोग वीडियो को अंत तक वॉच करिए और वीडियो को वॉच करने से पहले शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास। चलिए साथियों, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन सेट नंबर 62 का। और अगर आप लोग सेट नंबर 61 तक टोटल वॉच करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, आप लोग जाकर के क्लासेस को वॉच कर लीजिएगा। जीके जीएस का भी क्लासेस का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग के लिए डाल दिया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि अम्ल के आधार पर कौन सा सही है। अम्ल के आधार पर बतलाना है दोस्त आप लोग को कि कौन सा इसमें से सही दिया गया है। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन था। अब इसका हम लोग राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। देखिए, अम्ल के आधार पर लाल लिटमस को नीला कर देता है, नहीं, गलत बात। जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है, यस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों। अम्ल के आधार पर कौन सा सही पूछ रहा था? तो अम्ल के आधार पर जो सही कथन है वो है आप लोग का जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर किसका और किसका मिश्रण है हमारे छोटे भाई? आइए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर उसके बाद मैलिक अम्ल का, तो होगा क्या? नहीं भैया, नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल का, नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाँ ये तो हो गया टार्टरिक अम्ल का होगा, ठीक है। यहां पर सबसे पहले होगा बेकिंग पाउडर जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और उसके बाद टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों की यहां पर राइट आंसर हो जाएंगी साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना है? तो आइए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का
पीएच मान जो है ना वो हो जाएगा अपना का छोटे भाइयों 10। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मिल्क और मैग्नीशियम का पीएच मान कितना है 10 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। टार्ट्रिक एसिड किसका एक घटक है? टार्ट्रिक एसिड किसका एक घटक है? तो आइए हम आप लोग को बता दें, टार्ट्रिक एसिड जो है हमारे छोटे भाइयों वो बेकिंग पाउडर का एक घटक है। किसका है? बेकिंग पाउडर का एक घटक है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग के आगामी एग्जाम से 2024 के हिसाब से ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। नोट कर लीजिएगा कि टार्ट्रिक एसिड किसका एक घटक है? तो बेकिंग पाउडर का जो है टार्ट्रिक एसिड एक घटक है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। हम लोग यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों। तो आप लोग को नॉर्मली मालूम है, क्योंकि नॉर्मल घर में भी हम लोग यूज करते हैं कि बर्फ को पिघलाने के लिए नमक का यूज किया करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की राइट आंसर हो जाएगी छोटे भाइयों। बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो नमक का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? कौन सा लवण अम्लीय है साथियों? तो आइए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। एएलपी टेक्नीशियन में ये आप लोग का पूछा हुआ था 17/8/2018 में कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है वो अम्लीय है। तो जो लवण अम्लीय है साथियों उसको हम लोग को बतलाना है। तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम एसीटेट नहीं, अमोनियम फास्फेट नहीं, मैग्नीशियम सल्फेट इज द राइट आंसर। मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है ना वो आप लोगों का लवण अम्लीय है। मैग्नीशियम सल्फेट लवण अम्लीय है, ध्यान रखिएगा। एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपके राहत देने के लिए उपयोग में की जाती है? तो कौन से चीज को उपयोग किया जाता है मधुमक्खी के द्वारा हमें काटने पर? तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा छोटे भाई। साधारण नमक का? नहीं भैया, साधारण नमक से कुछ भी नहीं होता है, बेकिंग सोडा से होता है। किससे? बेकिंग सोडा से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। ध्यान रखिएगा कि मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के उपयोग की जाती है? तो राइट आंसर आप लोग का बेकिंग सोडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा छोटे भाइयों। अच्छा, जिस प्रकार हम आप लोग को दोस्त सिलेक्टेड क्वेश्चन अभी करा रहे हैं ना, इसी प्रकार का सिलेक्टेड क्वेश्चन का एक पीडीएफ भी हम आप लोगों के लिए उपलब्ध कराए हैं। जिस पीडीएफ की संख्या अगर आप लोग देखिएगा तो इस पीडीएफ में आप लोग को दोस्त रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और टीसीएस पैटर्न और फिर एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। और इसमें टोटल आप लोगों के 20,000 प्लस क्वेश्चन डाले गए हैं। रेलवे के आगामी एग्जाम्स के लिए रामबाण पीडीएफ आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें साथियों आप लोग का 20,000 क्वेश्चन का संख्या जो है इसमें रखा गया है। और इसमें अगर आप लोग देखिएगा तो देखिए, साइंस से जो है आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन है। जीके जीए से अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जीके और फिर जीए से, तो आप लोग का 8,000 प्लस क्वेश्चन है। रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जीके से भी आप लोग का कुछ अगर दे देता है तो उसके लिए भी आप लोग के सेफ्टी के लिए 1800 प्लस क्वेश्चन, मैथ के लिए भी क्वेश्चन है, रीजनिंग के लिए भी इस पीडीएफ में आप लोग का क्वेश्चन है। यानी कि रेलवे के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ एक कंबाइन करके बनाया गया है, जिसमें 20,000 प्लस क्वेश्चन साथियों देखने को मिलेगा। जैसा क्वेश्चन आप लोग को करा रहे हैं प्रीवियस ईयर का, टीसीएस पैटर्न पर आधारित और उसके बाद एनसीईआरटी पर आधारित, तीनों को मिक्स करके इस पीडीएफ को उपलब्ध कराया गया है आप लोगों के लिए साथियों। अगर आप लोग इस पीडीएफ को बाय करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा 7870141238। ये आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है साथियों। व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आप लोग बोलिएगा कि भैया बोले हैं पीडीएफ के लिए, ठीक है। इस पीडीएफ का मूल्य 1 एंड ओनली 70 रुपीज रखा गया है साथियों, 70 रुपीज रखा गया है। आप लोग अगर पीडीएफ को बाय करते हैं तो आप लोगों के लिए वादा करते हैं कि यह पीडीएफ आप लोग के लिए रामबाण पीडीएफ साबित होगा साथियों। एग्जांपल के तौर पर आप लोग 1-2 क्वेश्चन भी देख सकते हैं। जैसे यहां पर क्वेश्चन है कि सर्वप्रमुख विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने की थी? तो पहली बार वायरस की जो खोज है वो किसने किया था? तो इवानोवस्किन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों की राइट आंसर होती है। उसके बाद लिटमस किसमें से निकाला जाता है? तो लिटमस लाइकेन में से निकाला जाता है। ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग के रेलवे के द्वारा पूछे जाते हैं साथियों। तो आप लोग के रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीडीएफ उपलब्ध कराया गया है। 20,000 प्लस क्वेश्चन 70 रुपीज में ओनली कॉम्बो कॉम्बिनेशन है। अगर आप लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं तो मात्र 30 रुपए में आप लोग को एक सब्जेक्ट का पीडीएफ दिया जाएगा। आप लोग चाहे तो कॉन्टेक्ट कर लीजिए।
कीजिएगा। ये आप लोग का व्हाट्सएप नंबर है 7870141238 व्हाट्सएप नंबर है। चलिए अब हम लोग अपने क्लास के ऊपर चलते हैं और अपने पीडीएफ को जो है कंप्लीट करते हैं। आज का हम लोग अपना सेट नंबर 62 को, तो चलिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है हम लोग का छोटे भाइयों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इन चारों में से जो कथन गलत है उसको हम लोग को बतलाना है कि कौन सा कथन हम लोग का इसमें से गलत दिया गया है। तो आइए देखते हैं राइट आंसर। देखिए गैर मेटेलिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, ये कथन आप लोग का सही है, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर पूछ रहा है गलत, तो गलत हम लोग को साथियों ढूंढ करके बतलाना है कि इन चारों में से जो है गलत कौन सा है। तो पहला तो आप लोग का सही है। दूसरा फेनोफ्थेलिक साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, ये भी सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, ये गलत है, उपस्थिति के कारण नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगी। ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत दिया गया है साथियों, और हम लोग का कह रहा था कथन में कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, ये कथन गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग इसी प्रकार से अपने क्वेश्चन नंबर 9 को, कि क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का क्या कहता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। अम्ल के बारे में जो कथन सत्य नहीं है वो बतलाना है। तो ये आप लोग का 2018 में पूछा गया था, ALP टेक्नीशियन का ये क्वेश्चन है साथियों। तो आइए देखते हैं राइट आंसर कि अम्ल के बारे में कौन सा यहाँ पर जो है गलत दिया गया है, यानी कि सही नहीं है। तो आइए देखते हैं राइट आंसर। यह जलीय माध्यम तरल अवस्था में H+ का निर्माण नहीं करता है, तो ये तो भैया सही है, मगर क्या कह रहा था हम लोग का क्वेश्चन कि गलत को ढूंढना है, तो पहला सही है, ये नहीं होगा। यह स्वाद में कड़वा होता है, यही गलत है भैया, ये स्वाद में कड़वा थोड़ी होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हम लोग का कह रहा था कि अम्ल के बारे में सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। यह स्वाद में कड़वा होता है, यह गलत बात है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से 10 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर क्या होगा। अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर क्या होगा, तो आइए देखते हैं दोस्त इसका राइट आंसर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग जो है थोड़ा सा ऑप्शन को भी आप लोगों के लिए ऊपर कर दें, ऐसे आप लोग को भी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर ये आप लोग का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। अम्ल के आधार पर, ठीक है, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर क्या होगा, अम्ल और क्षार को जल में मिलाने पर क्या होता है, ये हम लोगों को यहाँ पर राइट आंसर बतलाना है। तो आइए देखते हैं हम लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में वृद्धि होगी, नहीं, गलत है। प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी होगी, यस, सही बात है। बिलियन तनु हो जाएगा, ये भी सही है। बिलियन अधिक तनु हो जाएगा, ये गलत है, अधिक तनु नहीं होगा, सिर्फ तनु होगा। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी आप लोग का राइट आंसर। बी एंड सी किसी में है क्या, हाँ देखिए यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए बी में दिया गया है। देखिए केवल 2 और फिर 3 इज द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से 11 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं वह क्या कहलाते हैं। ये TCS पैटर्न का आधारित क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन है आप लोग के रेलवे के आगामी एग्जाम्स के लिए। वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं वे क्या कहलाते हैं छोटे भाइयों। तो आइए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। सबल अम्ल कहलाता है क्या, गलत बात, सबल अम्ल भी कभी भी नहीं कहलाता है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, दुर्बल अम्ल कहलाता है क्या, नहीं, ये भी गलत है। हाइड्राक्सीड से और फिर अनॉक्सी अम्ल कहलाता है क्या, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन को। दोस्त आप लोग वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग से एक बार विनम्र निवेदन करते हैं हमारे छोटे भाइयों, वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। एंड आप लोग लास्ट में ये 40 क्वेश्चन का सेट जो लगा रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि 40 में से आप लोग का कितना जो है वीडियो 40 में से कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ है, ठीक है। आप लोग जरूर लास्ट में कमेंट करिएगा छोटे भाई, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर, डैश का उपयोग कर दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच में विभेद किया जा सकता है। किसका उपयोग करके दुर्बल और फिर प्रबल अम्ल के बीच में आप लोग का जो है विभेद किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। एनसीईआरटी पर आधारित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बीबीआई आप लोग का क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि ये पूछा नहीं है, आप लोग के पूछने का यहाँ पर संभावना भी बनता है इसका। तो देखिए इसका राइट आंसर सार्वत्रिक सूचक होगा क्या, नहीं, गलत बात।
किनोल्फथेलिक सूचक होगा क्या? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, किनोल्फथेलिक सूचक होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिएगा दोस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग के रेलवे के आगामी एग्जाम्स में पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन कि जल में अम्ल के मिश्रण, जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनिक सांद्रता में कमी हो जाती है? क्या कहा जाता है हमारे छोटे भाइयों? आइए देखते हैं राइट आंसर। सांद्रता गलत बात, उदासीनीकरण गलत बात, तनुकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तनुकरण। जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनिक सांद्रता में कमी हो जाती है? राइट आंसर तनुकरण होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तनुकरण होगा हमारे छोटे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से 40 नंबर क्वेश्चन। डैश का पीएच पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग में पता नहीं लगाया जा सकता है। नहीं, कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग बैठते हैं तो नहीं और है पर क्वेश्चन में जरूर फोकस करिएगा, आप लोग के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चन को देखते हुए। कह रहा था कि डैश का पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है, तो पता नहीं लगाने वाला कौन सा राइट आंसर होगा हमारे छोटे भाइयों? आइए देखते हैं। स्याही भैया तो होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, पानी भी होगा, जूस भी होगा, ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, क्योंकि हम लोग का पूछ रहा था कि नहीं कौन सा है, तो नहीं लगाया जा सकता है ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या फिर क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें डैश कहा जाता है। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें डैश कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है छोटे भाइयों? तो आइए देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। संश्लेषित सूचक होगा, नहीं, गलत बात। अम्ल क्षार सूचक नहीं, घ्राण सूचक होगा साथियों, घ्राण सूचक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, घ्राण सूचक होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये आप लोग को रेलवे के एग्जाम्स में पूछ सकता है इस बार 2024 के लिए। जो भी हम वीवीआई क्वेश्चन बतलाते हैं साथियों, उस क्वेश्चन को जो है आप लोग जरूर से जरूर स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या फिर क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें डैश कहा जाता है, तो उसे घ्राण सूचक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से 60 नंबर क्वेश्चन। दोस्त एक बार प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप लोग से विनम्र निवेदन है, अगर इस वीडियो पर 1000 व्यू आता है तो आप लोग को हम वादा करते हैं कि रोजाना आप लोगों का 40 क्वेश्चन हम कवर कराने की कोशिश करेंगे। 60 नंबर, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः डैश में होता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का जो है प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है भैया? तो दवाइयों में, नमक में, कांच में, रासायनिक खाद में होता है। रासायनिक खाद में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः रासायनिक खाद में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों की राइट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन। पीएच मान निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? तो पीएच मान जो होता है ना, वो निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है, इसको हम लोग को राइट आंसर बतलाना है। तो आइए देखते हैं। निगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता, गलत बात। किसी घोल के अम्लीय या फिर क्षारीय होने का मूल्यांक, यस, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पीएच मान निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? तो किसी घोल के अम्लीय या फिर क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं। स्वर्णकारों के द्वारा प्रयोग में आने वाला एकारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर के बनाया जाता है। तो एकारेजिया जो है, जो सुनारों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, जो सोने का कारोबार करते हैं, तो एकारेजिया जो है निम्नलिखित को मिलाकर के बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं राइट आंसर किसको मिलाकर के बनाया जाता है हमारे छोटे भाई। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होता है हमारे छोटे भाइयों। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, गलत बात। नाइट्रिक अम्ल तो होगा, ठीक है, तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल और फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिला करके स्वर्णकारों के द्वारा एकारेजिया को बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर कह रहा है कि मिथाइल ऑरेंज डैश होता है। मिथाइल ऑरेंज डैश होता है, क्या होता है हमारे छोटे भाई मिथाइल ऑरेंज? तो आइए देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। अम्लीय माध्यम में गुलाबी, क्षारीय माध्यम में पीला, गलत। अम्लीय माध्यम में रंगहीन और क्षारीय माध्यम में गुलाबी, गलत। अम्लीय माध्यम में पीला, क्षारीय माध्यम में रंगहीन, गलत। अम्लीय माध्यम में लाल और फिर क्षारीय माध्यम में पीला। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिए, मिथाइल ऑरेंज डैश होता है, अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में पीला होता है।
आप लोग का ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्त, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के रेलवे के आगामी एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान से कम होता है। तो किससे मुंह का जो पीएच मान कम होता है तो दांतों में सड़न शुरू होती है छोटे भाइयों। तो देखिए 5.5 से अगर आप लोग का पीएच मान कम होगा तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग में की जाती है? अभी ना बतलाए हैं जी ये क्वेश्चन, हाँ अभी तो बतलाए ये क्वेश्चन, शायद दोबारा दे दिया रिपीट, ठीक है। तो बेकिंग सोडा होगा, ठीक है। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से किसका चीज का उपयोग? बेकिंग सोडा होगा। चलिए अभी आप लोग को हम बतलाए हैं क्वेश्चन, हमें ध्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर। ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है, ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंच करके हमें डैश प्रदान करती है। तो हमें ध्वनि जो है हवा के माध्यम से पहुंच करके हमारे कानों में क्या प्रदान करती है, इसका राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए ध्वनि की प्रबलता गलत, ध्वनि की आवृत्ति गलत, ध्वनि का संवेदन इज द राइट आंसर। ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें डैश प्रदान करती है, तो ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से 23 नंबर क्वेश्चन। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है दोस्त? ये आप लोग का क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है हमारे छोटे भाइयों। देखिए किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो टोन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये एएलपी टेक्नीशियन 2018 का क्वेश्चन है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो टोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को। ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है, ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है हमारे छोटे भाई ध्वनि का तरत्व? तो आइए देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए तीव्रता पर, आयाम पर, आवृत्ति पर। तो आवृत्ति इज द राइट आंसर, ठीक है। ध्यान रखिएगा ध्वनि का तरत्व जो है निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। एएलपी टेक्नीशियन 2018 का ये भी क्वेश्चन है आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो पिच होती है वो किस पर निर्भर करती है, ये आप लोगों को बतलाना है। तो आइए देखिए राइट आंसर। तो ध्वनि की पिच आवृत्ति पर जो है निर्भर करती है। ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। आप लोग के रेलवे के आगामी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? ध्वनि जो है कौन से माध्यम से गुजर नहीं सकती है? बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि सभी को इसका जवाब मालूम होगा हमारे छोटे भाई। तो ध्वनि जो है ना वो किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? तो वायु से गुजर सकती है, तरल पदार्थ से भी गुजर सकती है, ठोस पदार्थ से भी गुजरती है, मगर निर्वात से नहीं गुजर सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? तो निर्वात से नहीं गुजर सकती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर छोटे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार 27 नंबर क्वेश्चन को। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आइए देखते हैं हम लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है और इसके प्रतिकूल नहीं, गलत। दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है और इसके प्रतिकूल, गलत। ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यही जवाब होगा आप लोग का, सही होगा। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है भैया? तो ध्वनि की गति के दबाव पर जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इन चारों में से सत्य कथन बतलाना है। एएलपी टेक्नीशियन 2018 का ये आप लोग का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, VVI क्वेश्चन है आप लोग के आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखिए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है भैया कि ध्वनि का वेग होता है? तो देखिए सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, गलत हो जाएगा। सर्दी और गर्मियों में एक समान, गलत। मौसम पर निर्भर नहीं, गलत। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्वनि का वेग होता है तो भैया सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है ध्वनि का वेग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। 29 नंबर क्वेश्चन कि स्पष्ट कुंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और फिर प्रतिध्वनि
के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, वीवीआई क्वेश्चन है, अन्य कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, आइए देखिए राइट आंसर, स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और फिर प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा छोटे भाई 0.01 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और फिर परावर्तक के बीच में न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए। तो ग्रुप डी का क्वेश्चन है हमारे छोटे भाइयों, राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच में न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए, तो 17 मीटर होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्त इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को उस पीडीएफ में डाला गया है, तो पीडीएफ इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोगों के एग्जाम्स के लिए रामबाण है, आप लोग उस पीडीएफ को जरूर बाय कर लीजिएगा। इस नंबर को नोट कर लीजिए 7870141238, इस नंबर पर जो है आप लोग व्हाट्सएप जरूर कर लीजिएगा, आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट सिर्फ 70 रुपीज में, वन सब्जेक्ट लीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज आप लोग को पे करना होगा। ठीक है, चलिए, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी। तो वायु में 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ध्वनि की जो गति है वो कितनी होगी भैया, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए 330 मीटर पर सेकंड, गलत, 331 मीटर प्रति सेकंड होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 331 मीटर प्रति सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि समुद्री जल में ध्वनि की गति डैश होती है। समुद्री जल में ध्वनि की जो गति है वो क्या होती है भैया, तो अन्य बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। तो समुद्र जल में ध्वनि की गति जो है वो 1531 मीटर पर सेकंड होती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1531 मीटर पर सेकंड हो जाएगी छोटे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों यानी कि साउंड वेव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो आइए देखते हैं राइट आंसर। देखिए ये 330 से 350 मीटर सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती है, तो ये कथन तो भैया सही है, मगर सही यानी कि गलत बोल लाना है हम लोग को। ये यांत्रिक तरंग है, यस भैया, इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये आप लोग का गलत कथन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इस आघात तरंगों के द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और फिर तेज ध्वनि क्या कहलाती है। तो अत्यंत तीखी और फिर तेज ध्वनि जो होती है वो बतलाना है कि क्या कहलाती है हमारे छोटे भाइयों। तो आइए देखिए राइट आंसर का देख लेते हैं, सामान्य ध्वनि नहीं, अश्व भी नहीं, सोनिक बूम कहलाती है, सोनिक बूम, ध्यान रखिएगा। वीवीआई क्वेश्चन है, अन्य बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये आप लोग का एएलपी में सीबीटी 1 में शायद ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, एएलपी का ये क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा, सोनिक बूम हो जाएगा, सोनिक बूम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इस आघात तरंगों के द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और फिर तेज ध्वनि क्या कहलाती है, तो सोनिक बूम कहलाती है। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, एएलपी में ये आप लोग का क्वेश्चन पूछा हुआ था 2018 में साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग इसी प्रकार से 35 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है। ध्वनि का जो प्रदूषण होता है वो किस में मापा जाता है छोटे भाई, तो आप लोगों को मालूम होगा डेसिबल में नापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। दोस्त आप लोग से विनम्र निवेदन है, एक बार प्लीज भाई हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप लोग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो एक बार हमारे लिए भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए अपने भाई को। वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, चारों तरफ सोशल मीडिया पर दोस्तों मित्रों के पास प्लीज एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या फिर सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या फिर सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है।
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों, तरंग का वेग नहीं, दोलन भी नहीं, आवृत्ति भी नहीं, आयाम होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस और सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? तो ध्वनि की आयाम करती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परिवर्तन को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है? तो उसे क्या कहा जाता है छोटे भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का प्रतिध्वनि। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रतिध्वनि। एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परिवर्तन को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रतिध्वनि इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर। जितने भी भाई हमारे चैनल पर नए विजिट किए एक बार आप लोग से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। रोजाना ऐसे प्रैक्टिस सेट को करने के लिए शाम के आप लोग का जीके जीएस का भी क्लास इसी प्रकार कराया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चार कितनी होगी? तो ध्वनि तरंग की चार आप सभी लोग भाई इसे अगर सॉल्व करिएगा तो ये क्वेश्चन हम आप लोग को पहले भी बतला चुके हैं, इसीलिए भैया सॉल्व करना ज्यादा जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। चुपचाप से भैया दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आज ही तारा लोग के 200 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो लोग आगे बढ़ जाओ, देखा जाओ 39 नंबर क्वेश्चन, समुद्र की गहराई निर्धारित करने पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी को मालूम होगा साथियों, सोनार का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अन्य बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंगे के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? तो राइट आंसर क्या होगा भैया? आयाम नहीं होगा, आवर्तक होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जेई में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आप लोग का। दोस्त आज हम लोगों ने कंप्लीट किया सेट नंबर 62 को, कल इसी प्रकार हम लोग सेट नंबर 63 को कंप्लीट करेंगे। और जीके जीएस के क्लास में आज आप लोग का सेट नंबर 18 शायद कंप्लीट आज आप लोग का होगा। तो इसी प्रकार से आप लोग का रोजाना कंटिन्यू क्लासेस चलेगा। बहुत ही जल्द आप लोग का मैराथन क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए रेलवे के फुल प्रिपरेशन करने के लिए। और रेलवे का अगर आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस सेट मारना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके उस पीडीएफ को जो है जरूर से जरूर ले लीजिएगा। आप लोगों के रेलवे के आगामी एग्जाम्स के लिए ये पीडीएफ रामबाण साबित होगा साथियों। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है आप लोगों के लिए। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।